नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी के जो 4 टॉपिक थे, भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, संविधान के उद्देश्य और संविधान के स्रोत, इन सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ा दिए थे। अगर आपने ये वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आज के इस वीडियो हम संविधान के भाग इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको यही मालूम होनी चाहिए कि संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि अंगीकार किया गया था। ठीक है, और आपको मालूम है कि हर साल 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था तो लगभग जो 16 आर्टिकल थे इन्हें तुरंत ही लागू कर दिया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को लगभग जो 16 आर्टिकल थे इन्हें तुरंत ही लागू कर दिया गया था। अगर ये पूछा जाए हमारा पूरा का पूरा संविधान कब लागू किया गया था, तो हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, बाकी के जो आर्टिकल थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, और आपको मालूम है कि हर साल 26 जनवरी को हमारे देश में रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो हमारे भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का संविधान। अमेरिका का जो संविधान है ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे, कुल कितने भाग थे और कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो हमारे मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अगर ये पूछा जाए वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं और कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं, 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले हम भाग की बात करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग हैं। तो देखिए, अगर आप नंबर वाइज देखेंगे, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरह से देखेंगे तो आज भी भाग की जो संख्या है ये 22 ही है। लेकिन जब भाग के अंदर सब भाग जोड़े गए हैं, जैसे भाग 4A जोड़ा गया है, भाग 9A जोड़ा गया है, भाग 14A जोड़ा गया है, तो इस प्रकार से जो भाग की संख्या है वो 25 हो गई है। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में हमारे संविधान में 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो जो अनुच्छेद हैं अगर आप उन्हें नंबर वाइज देखेंगे, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इस प्रकार से देखेंगे तो आज भी नंबर वाइज जो आर्टिकल हैं वो 395 ही हैं। लेकिन आर्टिकल के अंदर भी जब सब आर्टिकल जोड़े गए हैं, जैसे आर्टिकल 51A जोड़ा गया है, आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक जोड़ा गया है, तो इस प्रकार से आर्टिकल की जो संख्या है वो 450 से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इन 4 अनुसूचियों को हमारे संविधान में समय समय पर संशोधन किया गया है, तब इन्हें जोड़ा गया है। तो कब कब जोड़ा गया है, जब हम अनुसूचियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। आई होप आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो हम संविधान के भाग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो एक नज़र हम डाल देते हैं संविधान के भाग की तरफ कि संविधान के जो 25 के 25 भाग हैं इनमें क्या लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले है संविधान का भाग 1।
इसमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं। और भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता पाई जा सकती है और किस प्रकार से भारत की जो नागरिकता है ये छीनी जा सकती है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। और भाग 3 में मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में भाग 3 में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। और भाग 4A इसे हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया था तो भाग 4A को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसमें मूल कर्तव्य विषय को लिखा गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4A में लिखा गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 51A है, ठीक है। और भाग 5 इसमें संघ सरकार के बारे में बताया गया है। इसमें आपको संघ की कार्यपालिका के बारे में देखने को मिलेगा, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में भी आप संघ सरकार में ही पढ़ेंगे। और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में भी आपको संघ सरकार में ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, ठीक है। और भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। इसमें आपको राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखने को मिलेगा, जैसे कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य के मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। यहाँ पे आपको राज्य के हाई कोर्ट के बारे में भी देखने को मिलेगा। राज्य की विधानमंडल जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, तो इन सब के बारे में आप राज्य सरकार में पढ़ेंगे। जिससे संबंधित जो भाग है वो भाग 6 है। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जो है ये राज्य सरकार से संबंधित है, ठीक है। और भाग 7 यह भी खाली पड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। देखिए, जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था तो भाग 7 और भाग 9 में जो लिखा गया था इन विषयों को रद्द कर दिया गया था, यानी कि इन विषयों को समाप्त कर दिया गया था। तो जो भाग 7 और भाग 9 था ये दोनों ही भाग खाली पड़े थे, ठीक है। लेकिन भाग 9 में अब पंचायत विषय को लिख दिया गया है। इसे कब लिखा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल भाग 7 अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। जो आर्टिकल 238 है ये भी अभी खाली पड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके बारे में भाग 8 में बताया गया है। और आपको मालूम है कि वर्तमान में हमारे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब हमारे भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन हाल ही में अभी 2020 में दमन और दीप और दादर और नगर हवेली को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारे भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग 8 में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक है। और भाग 9 में पंचायत विषय को लिखा गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था तो भाग 7 और भाग 9 में जो विषय लिखे गए थे उसे रद्द कर दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था। तो भाग 7 और भाग 9 जो थे ये दोनों ही खाली पड़े थे। लेकिन भाग 9 में पंचायत विषय को लिखा गया है। कब लिखा गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 73वां संविधान संशोधन जब 1993 में किया गया था तो पंचायत विषय को भाग 9 में जोड़ दिया गया था, ठीक है। और भाग 7 जो है ये अभी भी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। और पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक है, ठीक है। और भाग 9A इसे भी हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 74वां संविधान संशोधन जब 1993 में किया गया था तब इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक है, ठीक है। और भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244A तक है।
आगे देखेंगे हम भाग 11 में क्या लिखा है। तो देखिए भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध किस प्रकार के हैं, विधायी संबंध किस प्रकार के हैं और वित्त संबंध किस प्रकार के हैं। तो ये सब चीज़ें आपको संघ और राज्यों के बीच में संबंध जो है इनमें देखने को मिलेगा। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक है। ठीक है। और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक है। और भाग 13 में ये बताया गया है कि भारत के जो सभी नागरिक हैं उन्हें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करने, वाणिज्य करने, समागम यानी कि सभा करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये सब भाग 13 में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक है। और भाग 14 में केंद्र और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं जैसे कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, इन सभी के बारे में भाग 14 में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक है। ठीक है। और भाग 14A इसे भी हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था तो भाग 14A और भाग 4A को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। और इसमें कौन सा विषय लिखा गया है? तो इसमें अधिकरण के बारे में बताया गया है, यानी कि ट्रिब्यूनल के बारे में भाग 14A में बताया गया है। इससे संबंधित केवल 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। ठीक है। और भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329A तक है। और भाग 16 इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे SC, ST, इन सभी वर्गों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक हैं। और भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक है। और भाग 18 इसमें आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो आपातकालीन उपबंध में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। एक तो राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी, दूसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन 3 प्रकार के आपातकाल का जो उल्लेख है वो आपातकालीन उपबंध में किया गया है। ठीक है। और भाग 19 में विविध प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक है। भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया कि हमारे संविधान में भी समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें भी समय समय पर बदलाव किया जा सकता है। तो ये सब बातें जो है संविधान के संशोधन में बताई गई हैं। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 368 है। ठीक है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 तक है। और भाग 22 में हमारे संविधान का पूरा नाम क्या है इसके बारे में बताया गया है। हमारे संविधान की शुरुआत कब हुई है इसके बारे में बताया गया है। और हमारे संविधान का हिंदी में अनुवाद कब किया गया था इसके बारे में बताया गया है। तो ये सभी चीज़ें भाग 22 में बताई गई हैं। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल 395 तक है। तो आप देख पा रहे होंगे नंबर वाइज जो आर्टिकल की संख्या है वो 395 ही है। लेकिन जब आर्टिकल के अंदर सब आर्टिकल जोड़े गए हैं तो आर्टिकल 450 से भी ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि नंबर वाइज जो भाग हैं वो 22 ही हैं, लेकिन भाग के अंदर जब सब भाग जोड़े गए हैं, जैसे भाग 14A जोड़ा गया है, भाग 4A जोड़ा गया है, भाग 9A जोड़ा गया है, तो इस प्रकार से भाग की संख्या 25 हो गई है। ठीक है। तो ये थे 25 के 25 भाग। तो अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन सभी भागों को पढ़ने के बाद आप हर क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मालूम ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 भाग में। हमारे भारत के संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। देखिए, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप नंबर वाइज देखेंगे, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस प्रकार से देखेंगे, तो जो भाग की संख्या है वो आज भी 22 ही है। लेकिन भाग के अंदर जब सब भाग जोड़े गए हैं, जैसे भाग 4A जोड़ा गया है, भाग 9A जोड़ा गया है, भाग 14A जोड़ा गया है, तो इस प्रकार से जो भाग की संख्या है वो 25 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि भाग 4A को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया। तो भाग 4A को 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया था, तब हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और भाग 9A को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन जब 1993 में किया गया था, तब भाग 9A को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और भाग 14A को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया था, तब भाग 14A को भी हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और भाग 4A में कौन सा विषय लिखा गया है? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भाग 4A में बताया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 51A है। ठीक है, और भाग 9A में किसके बारे में बताया गया है? तो भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक है। ठीक है, और भाग 14A में किसके बारे में बताया गया है? तो भाग 14A में अधिकरण के बारे में बताया गया है, यानी कि ट्रिब्यूनल के बारे में भाग 14A में बताया गया है। इससे संबंधित केवल 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। ये 2 आर्टिकल जो हैं ये अधिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो हैं ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं। इसमें क्या बताया गया है? तो देखिए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में इसमें हमारे भारत के नाम के बारे में बताया गया है और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे कि भारत के जो राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन करना हो, या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, या राज्यों की सीमा में कोई परिवर्तन करना हो, या किसी विदेशी क्षेत्र को हमारे भारत में मिलाना हो, तो ये सारे काम जो हैं ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र में बताए गए हैं। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 20 में। हमारे संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में भी बदलाव किया जा सकता है, इसमें भी समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सभी प्रावधान जो हैं ये भाग 20 में किए गए हैं। इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 जो है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 में। हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
पंचायती राज व्यवस्था को काम करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो पंचायतों को काम करने के लिए हमारे संविधान में कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इन 29 विषयों का जो वर्णन है ये हमारे संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में इन 29 विषयों का वर्णन किया गया है जिसपे पंचायती राज व्यवस्था को काम करना है। ठीक है, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नाम आया तो इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए हमारे संविधान में कितने प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तो हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। अगर आपसे ये पूछा जाए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन कब किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था, तो अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने सबसे पहले द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये केवल 2 स्तर की होनी चाहिए, जिला पंचायत और पंचायत समिति। ठीक है, तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले सुझाव किस समिति ने दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछ ले जाए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य था। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था, तो 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश जो था ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था, तो पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल 24 अप्रैल को हमारे भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9A में। भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए भाग 9A को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया, तो भाग 9A को हमारे संविधान में 74वां संविधान संशोधन जब 1993 में किया गया था तब जोड़ा गया था। ठीक है, और नगर पालिकाओं से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक जो हैं ये नगर पालिका से संबंधित हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए नगर पालिकाओं को काम करने के लिए हमारे संविधान में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो नगर पालिकाओं को काम करने के लिए हमारे संविधान में कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और इन 18 विषयों का उल्लेख हमारे संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो हमारे संविधान की 12वीं अनुसूची में इन 18 विषयों का उल्लेख किया गया है जिसपे नगर पालिकाओं को काम करना है। ठीक है, और यहाँ पे नगर पालिका नाम आया तो इससे संबंधित भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किस शहर में की गई, तो मद्रास में। सबसे पहले मद्रास शहर में नगर निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1687 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए मद्रास के बाद किन शहरों में नगर निगम की स्थापना की गई, तो कलकत्ता और बम्बई में। कलकत्ता और बम्बई में
मद्रास के बाद नगर निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1726 ईस्वी में की गई थी। तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3। हमारे संविधान का जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो हैं ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ठीक है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय हमारे संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए, जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में किया गया था तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पांचवा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार जो हैं ये नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में किया गया था तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार नाम आया है तो इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा और हृदय किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा और हृदय कहा है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 15 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग। हमारे संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं। तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी और आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे ये हमारे देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगर ये पूछा जाए वर्तमान में हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील कुमार अरोड़ा। सुनील कुमार अरोड़ा जो हैं ये वर्तमान में हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए हमारे देश की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी जो हैं ये हमारे देश की पहली और एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4A में। हमारे संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है और आपको मालूम होना चाहिए भाग 4A इसे हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया था तो मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया भाग 4A के माध्यम से। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी मालूम होना चाहिए कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, तो उस समय हमारे संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए 11वां मौलिक कर्तव्य इसे हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में किया गया था, तब 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में। हमारे संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है, तो भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। जिसमें संघ की कार्यपालिका आ जाती है, संसद की विधायिका आ जाती है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, और इसी में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, और इसी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं ये संघ सरकार में आती है, ठीक है। तो संघ कार्यपालिका की जो व्याख्या है ये भाग 5 में ही की गई है। संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है, तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में आपको देखने को मिलेगा, उपराष्ट्रपति के बारे में भी आप संघ की कार्यपालिका में ही पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में भी आप संघ की कार्यपालिका में पढ़ेंगे, उप प्रधानमंत्री के बारे में भी आप इसी में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में भी आप संघ की कार्यपालिका में ही पढ़ेंगे, और महान्यायवादी इसके बारे में भी आप संघ की कार्यपालिका में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि संघ सरकार से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक जो है ये संघ सरकार से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 में। हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भारत की जो नागरिकता है ये किस प्रकार से पाई जा सकती है, और किस प्रकार से भारत की जो नागरिकता है ये समाप्त हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है ये नागरिकता से संबंधित हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के सभी नागरिकों के पास एकल नागरिकता है, ठीक है। जो हमारे देश के सभी नागरिक हैं वो भारतीय कहलाते हैं, उनके पास किसी राज्य की नागरिकता नहीं है। वो ये नहीं कहलाते कि वो पंजाब के नागरिक हैं, वो यूपी के नागरिक हैं, ऐसा नहीं कहलाते। वो सभी जो नागरिक हैं हमारे देश के वो भारतीय कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे देश के सभी नागरिकों के पास एकल नागरिकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। हमारे भारत के संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए किस देश के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है, तो अमेरिका देश के जो नागरिक हैं इनके पास दोहरी नागरिकता है, क्योंकि एक तो इनके पास अमेरिका की नागरिकता है, दूसरी जिस राज्य में वो रहते हैं उस राज्य की भी नागरिकता उनके पास होती है, ठीक है। तो अमेरिका के जो नागरिक हैं इनके पास दोहरी नागरिकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 17 में निम्न में से किसका वर्णन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजभाषा का। हमारे संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि राजभाषा इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक जो है ये राजभाषा से संबंधित है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो भाषा थी इसे राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। देखिए जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो केवल 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इन 8 भाषाओं को हमारे संविधान में कब कब जोड़ा गया है, तो देखिए जब 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था तो सिंधी भाषा को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और जब 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और देखिए जब 52वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था तो मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी
इन 4 भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो आपको मालूम पड़ गया कि इन 8 भाषाओं को हमारे संविधान में कब-कब जोड़ा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए हमारे संविधान में जिन 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, इन 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में। हमारे संविधान का जो भाग 4 है ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और आपको पता ही है कि डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात ये किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 5 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो उल्लेख है ये हमारे संविधान के भाग 5 में किया गया है, ठीक है। जबकि जो हाई कोर्ट है, राज्य के महाधिवक्ता हैं और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, इन सब का उल्लेख जो है ये भाग 6 में किया गया है, ठीक है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक जो है ये कैग से संबंधित हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये कैग की नियुक्ति करते हैं। और कैग को शपथ कौन दिलाता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति ही कैग को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कैग का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले पूरा हो जाता है वही माना जाता है। मान लीजिए किसी कैग की जो नियुक्ति है वो 61 वर्ष की उम्र में होती है, तो उसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, ठीक है। क्योंकि 65 वर्ष की उम्र में जो कैग हैं ये खुद ही रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। और पहले कैग कौन थे हमारे भारत के? तो नरहरि राव। नरहरि राव जो थे ये हमारे भारत के पहले कैग थे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।